नमस्कार दोस्तों। कल अपन इतिहास के विभाजन तक काल विभाजन तक पढ़ चुके थे। आज नया टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आपको पता ही है क्लास 10th की राजस्थान संस्कृति वाली बुक से चल रहा है राजस्थान का पहला लेसन। इसमें पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी। दृश्यवती और सरस्वती नदी का जिक्र अपने पिछले क्लास में हुआ था, जो कि पूरा पाषाण कालीन सभ्यता में पाई जाती थी मरुस्थल के उसके सापेक्ष। जो प्राचीन दृश्यवती नदी दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी, जो कि वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है। दृश्यवती घग्गर को बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कौन सा हो गया? प्राग ऐतिहासिक हो गया। प्राग ऐतिहासिक, क्योंकि आपको पता है जी, शुरू से लेके हड़प्पा तक का जो टाइम है वो प्राग ऐतिहासिक है। तो ये उसी टाइम में प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान की, अब प्रश्न ऐसे आ जाए, राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक सभ्यता का उदाहरण कौन सी सभ्यता स्थल है? तो इसमें कालीबंगा आ जाएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कहने का मतलब सबसे प्राचीन यही है, कालीबंगा सभ्यता। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ की खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। सर्वप्रथम 1952, अब यहाँ से आपको कौन से कंटेंट शुरू हो जाता है कि याद क्या क्या रखना है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। अब कालीबंगा सभ्यता हो गई कौन सी है? सबसे प्राचीन। एक बात तो ये हो गई इसकी। काल कौन सा होगा? प्राग ऐतिहासिक। अब इसकी खोज कब हुई? खोज अलग चीज होती है, ये कब की है वो एक अलग चीज है। ये प्राग ऐतिहासिक सभ्यता है और इसकी खोज 1952 में की। वो इसका शॉर्ट नेम अमलानंद घोष को एक के घोष भी बोलते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये इसकी खोजकर्ता हो गए अमलानंद घोष। तत्पश्चात, एक बार तो खोज हो गई, तत्पश्चात कभी भी कोई भी चीज का उत्खनन या खोज एक बार में कंप्लीट नहीं हो जाती। 61-62 में बीबी लाल और बी के थापर नाम के जो दो पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने इसका उत्खनन कराया मतलब, अब उत्खनन और खोज में अंतर समझने की कोशिश करना। खोज तो होती है कि ये भाई इस जगह ये कालीबंगा सभ्यता है, बता दी अगले ने कि भाई ये कालीबंगा सभ्यता है। अब इस कालीबंगा के सभ्यता के अंदर क्या है, भाई क्या क्या चीजें मिली हैं, उस चीजों को ढूंढना खोद खोद के। करने का मतलब या तो इसका सीधा मतलब खोज हो गया, ढूंढ, और इसका मतलब हो जाएगा खोद के निकालना। उत्खनन का मतलब यही होता है, अपन किसी खनिज का उत्खनन करते हैं तो ये खोद के निकाला, इसको बीबी लाल और वीके थापड़ ने। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। ये भी एक ऐसी सभ्यता जिसमें एकमात्र सभ्यता जिसके 5 स्तर सामने आए, जिसके 5 स्तर सामने आए। 5 स्तर का मतलब अलग अलग स्तरों में बटी हुई थी। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन। अब ये क्या है कि कई कई युगों की है, तो जैसे 5 स्तर हो गए। 5 स्तरों को इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दो थे ना, ये तो बहुत प्राचीन थे, ये तो प्राग ऐतिहासिक हो गए, हड़प्पा से प्राचीन थे। तो वहीं तीसरे चौथे और पांचवें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन थी। और ये जो तीन थे, ये जो हो गए आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, क्योंकि अपन ने देखा है कि पर हड़प्पा और 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसको अपन ने आद्य ऐतिहासिक बोला है। तो ये सभ्यता
स्टार्टिंग तो इसकी प्राग ऐतिहासिक सभ्यता से हो गई, लेकिन इसमें आधे ऐतिहासिक का भी मिश्रण है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्राग हड़प्पा सभ्यता, प्राग हड़प्पा सभ्यता बोल दो चाहे प्राग ऐतिहासिक बोल दो, और एक हड़प्पा सभ्यता बोल दो चाहे इसको आधे ऐतिहासिक बोल दो। ठीक है, 5 स्तर किस तरह से समझ में। तो कोई भी चीज होती है, इसका एक लेवल खोद ढूंढ लिया, फिर दूसरा ढूंढा, फिर तीसरा ढूंढा, जब तक हड़प्पा की खोज हो चुकी थी। तो जो हड़प्पा की में जो सिमिलरिटियां थी वो मिलनी शुरू हो गई, तो इसको माना जाता है कि ये हड़प्पा के समय की भी है और हड़प्पा से पहले का भी इसमें कुछ न कुछ अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी में ईंटों को धूप में पकाकर, ये याद रखना भाई, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, अब उत्खनन बीबीलाल और बीके थापड़ ने किया था, तो उसमें मिट्टी के बर्तन मिले। उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। तो जब अपन प्राग ऐतिहासिक बात कर रहे हैं तो उस समय तो मतलब अपन मानव लिखना पढ़ना ही नहीं जानता था, तो नो डाउट इतने सुंदर तो नहीं बना सकता जैसे अब आदि ऐतिहासिक में बने या फिर बाद के जो आधुनिक इतिहास में जो चीजें बनी वैसी तो कैसे हो सकती थी। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। ये सब बस वैसे ही है भाई, काली और सफेद रंग की रेखाओं के बर्तन किसे उसमें मिले, सभ्यता में मिले, ये सब प्रश्न बनते हैं और अक्सर आते भी हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जुते हुए खेत के साक्ष्य सर्वप्रथम यहीं से मिले। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में दो फसलें उगाते थे। जैसे इस तरह की खेती होती थी पहले, इस तरह से जैसे चने उगा दिए और फिर इस तरह कुछ और। अब भी नहीं उगाते क्या साथ में दो चीजें सेम, पहले ऐसे ही उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले। अब जैसे कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र, कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र। अब अपने 10th लेवल के हिसाब से अपने को यही याद करना है कि 6 छिद्रों की कंकाल की खोपड़ी कहाँ मिली है। लेकिन जब अपना लेवल बढ़ता है तो इससे पता चलता है कि शल्य चिकित्सा मस्तिष्क सोच बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। भाई ये इसे शल्य चिकित्सा से जोड़ के देख रहे हैं। शल्य चिकित्सा भाई ऑपरेशन पद्धति भी उस कालीबंगा के समय में लोग बहुत परिचित थे। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, एक ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जो चीजें औरों से भिन्न है। क्योंकि ईंटों की मतलब ईंटें से बने मकान तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इनमें ये हो सकता है कहीं कई जगह कच्ची ईंटों के बनेंगे और कई जगह पक्की ईंटों के, लेकिन जैसे लकड़ी की नाली अपने आप में एक विशिष्ट चीज है, तो लकड़ी की नाली होगी। एक बेलनाकार मुहर है, ये भी अपने आप में थोड़ी सी अलग है। का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। तो ये चीजें लकड़ी की नाली किस सभ्यता के अवशेष हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि ये कालीबंगा के हैं। बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर समझ तो गए होंगे आप कुछ इस तरीके की। तो इससे फिर ये हो गया कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता को पढ़ने के लिए आपको लगभग आपको इसके 5 या 6 पॉइंट ही बनाने हैं। एक पॉइंट में आपको खोज या उत्खनन कर लेना है, एक पॉइंट में आपको इसके स्तर पढ़ लेने हैं कि 5 हैं, 2 पहले के 3 बाद के। तीसरी बात इसके ये हो गए। अब इसके हो गए अवशेष। अब अवशेष में क्या क्या मिले, जुटे हुए खेत मिल गए। इसके बाद में जुटे हुए खेत के बाद में हो जाएगा 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली। इसके बाद में बेलनाकार मोहर मिली और इसके बाद में एक और क्या चीजें मिली है यहाँ पे, ये देखो ये भी देखा था ना, लकड़ी की नाली मिली। ये ही चीजें अलग हैं, बाकी सब आगे आगे भी आती रहेंगी। ठीक है, अभी देखो आहड़ पढ़ते हैं। पहली सभ्यता, अब दूसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। जब अपन ने ऊपर पढ़ा था तो आपको ये तो समझ आ ही गया कि ये कौन से युग की सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता हो गई पाषाण कालीन, समझ रहे हो भाई, प्राग ऐतिहासिक है तो ऑटोमेटिक ही पाषाण कालीन हो गई। अब जो ये आहड़ सभ्यता है ना, अभी मैं आपको एक बार ऊपर लेके चलता हूँ कि ये काल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, समझ रहे हो। जैसे ये तो पाषाण है, पाषाण तो पूरा का पूरा प्राग ऐतिहासिक है। जब धातु काल की बात आती है अपने को ताम्र काल पढ़ते हैं अपन। ये देखो ताम्र काल अपन ने यहाँ देखा है,
इसमें कहीं ना कहीं अपना आहड़ और उसका जिक्र हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आहड़ का, तो काल का पर्सन और बना लीजिए आप एक। भाई ये तो जो है ना इसका काल, इसका काल हो जाएगा पराग या पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और ये जो है ना ये हो जाएगी ताम्रकालीन। इनका इस तरह से डिवीजन भी किया जाता है कि निम्न में से पाषाण कालीन सभ्यता बताइए, तो तीन ताम्रकालीन वाली दे देंगे और एक चौथी पाषाण काल की देके एक क्वेश्चन बना जाएगा। जैसे उदयपुर शहर में आहड़ सभ्यता, उदयपुर शहर के पास बनने वाली आहड़ या आयड़ नदी, आहड़ या आयड़ नदी के तट पर आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता। बट पाषाण के बाद की जो है ना उत्तर पाषाण काल और धातु के काल के बीच में जो टाइम है ना उसको बोल सकते हैं पाषाण धातु युगीन। समझ रहे हो? क्योंकि अपन ने अभी भी पढ़ा है कि कालीबंगा है ना वो तो 6000 वर्ष पूर्व की बता रहे हैं, तो ये कालीबंगा से तो नो डाउट नहीं है। सबसे सामने यह सभ्यता एक टिल्ले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है, जिसे धूलकोट कहा गया। भाई कोई बड़ा बड़ा टिल्ला था, जब उत्खनन किया तो उससे इस चीज का पता चला कि बड़ा टिल्ला था और उसके नीचे ये दब गई। तो उसमें क्या कुछ प्राकृतिक आपदाएं वो चीजें उस अकॉर्डिंग टू प्राकृतिक आपदा के है। अब इसकी सर्वप्रथम जो उत्खनन है, सर्वप्रथम खोज समझो, खोज मान लो, तो खोज जो है ना उसकी तो हुई थी 1952 में, और इसकी जस्ट एक साल बाद में 1953 में की थी, जो अक्षय कीर्ति व्यास है, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और उसके बाद रतन चंद्र कोला इसी समय 1953 में ही इसका उत्खनन शुरू कर दिया। पहले खोज की और सेम टाइम, कई कई ये नहीं होता भाई, अभी भी गवर्नमेंट भी तो करती है भाई, सेम टाइम में ही तो उद्घाटन मतलब वो कर लेती है, अलॉट कर देती है कोई पुल, और फिर उसी को आगे सेम ईयर में उसको बनाना भी शुरू कर देती है। तो कब कल को जब उत्खनन होगा तो उसमें यह आ जाएगा, खोज भी इसी साल हो गई कोई चीज ढूंढने का, और फिर उसी साल उसका खोदना भी शुरू कर दिया। सेम वही सिस्टम यहाँ बैठा। तो इसमें ये दो नाम आ जाएंगे, रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी सांकलिया। तो इसमें उत्खनन में आ जाएगा आर सी अग्रवाल। इनके शॉर्ट नाम ज्यादा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट नाम भी आ जाते हैं कभी कभी। फिर एच डी सांकलिया। जो शॉर्ट नाम दिए हुए हैं उनको विस्तारित नाम, आपको नाम याद ना हो तो भी चलेगा, लेकिन जो विस्तारित नाम हो उसको शॉर्ट नाम बना के याद करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में सारे ही आर सी अग्रवाल, एक एक घोष, अक्षय कीर्ति, एक के व्यास, ऐसे तीन चार नाम दे देंगे तो फिर आपको ये अक्षय कीर्ति व्यास तो याद रह जाएगा, लेकिन एक एक व्यास याद आते ही थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। सेम कालीबंगा वाला ही सिस्टम है, धूप में पकी हुई ईंटें वहां यूज होती थी। आड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों तथा आभूषणों के साथ दफनाते थे। वो कोई थोड़ा बहुत सिमिलरिटी उधर बैठ जाती है, उधर कब्रिस्तान मिले हैं। इसके बाद जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रतीक है। ये चीजें जब अपन अपन पर्टिकुलर जैसे सब्जेक्ट वाइज किसी एग्जाम को लेके जाते हैं तो ये फिर आपको इस चीज से होने वाला मतलब पूछा जाएगा। जैसे आहड़ के लोग मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे, इसका क्या तात्पर्य है? तब एग्जामिनर आपसे ये आंसर की उम्मीद करेगा कि उसने ये बता पाओ कि आप मृत्यु के बाद भी आहड़वासी जो थे वो जीवन की अवधारणा को समर्थक थे। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। मिट्टी के बर्तन कालीबंगा में भी मिले थे, तो कोई वो नई चीज नहीं है। जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते थे। जो ये लाल काली जो रंगों की बात है, बर्तनों का रंग लाल और काली सफेद रंग की है, वो के वही बर्तन यहाँ मिले हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि ज्यादा मात्रा में मिले हैं। तो रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक संस्कृति भी बोलते हैं इसको, लाल काले मत मानो। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी है, ताम्रकालीन है और ताम्रवती नगरी इसका नाम है। समझ रहे हो? भाई ताम्रकालीन है तो ताम्रवती नगरी होना। अब आपको एक एक तो ताम्रवती नगरी होगा और एक ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो कि गणेश्वर है वो आगे आएगी जब पढ़ेंगे, तो वहां आप कंफ्यूज मत होना। ताम्रवती नगरी का मतलब तो ये होता है कि यहाँ पे तांबे का कंजप्शन मतलब उपयोग बहुत ज्यादा होता था।
जबकि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी का मतलब यह है कि वहां से तांबे की सप्लाई ज्यादा होती थी, विभिन्न जगह पे जाता सप्लाई ज्यादा होती थी, वहां खुद में कंजप्शन इतना नहीं था। जो यहाँ तांबे के औजारों उपकरणों से अत्यधिक प्रयोग के कारण ताम्रवती नगरी तो जब बोला गया है जब यहाँ प्रयोग ज्यादा हो रहा है तांबे का। जबकि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी इसलिए बोला जाता है, एक तो वहां पे सबसे पहले तांबा मिला, दूसरी बात वहां पे सप्लाई होती थी, अलग अलग जगह जाता था तांबा वहां से। तो उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय को उन्नत होने का भी अनुमान लगाया जाता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पे जो कि रंगाई छपाई के लिए है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो ये बात हो गया कि भाई आड़ 1953 है, कालीबंगा 1952 है। अब जो तीसरी है गिलुंड सभ्यता, राजसमंद जिले में, जिले तो आपको याद है ना, राजसमंद। अब इनको आपको क्या करना है कि आपको इनको ये ऐसे पैराग्राफ बेस्ड रखना नहीं है। जब आपको तैयार करो, खुद अपने नोट्स बनाओ, तो आपको सेम जो मैं आपको राइट डाउन करवाता चल रहा हूँ उनको आप एक फॉर्मेट, मतलब चार्ट फॉर्मेट में लेते रहना कि सबके डिस्ट्रिक्ट लिख लिए, फिर क्या क्या मिला शेष एक का एक कॉलम बना के वो लिख लिया। तो आपको इनमें मतलब चार चार क्वेश्चन है सब में, मैंने आपको बताया ना भाई। अब हनुमानगढ़ वाली में 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, सेम वही तीन चार चार क्वेश्चन आड़ में बन रहे हैं, वही 4 क्वेश्चन आपको गिलुंड में मिले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको पूरे को बार बार रिवाइज करोगे तो फिर आपको ये नॉन इंटरेस्टेड लगना शुरू हो जाएगा। अब इसमें से आपको बढ़िया बढ़िया मटेरियल है वो निकाल लेना है और बाकी इस किताब को फिर छोड़ देना है। अब ये राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी, अब बनास आते ही ऊपर वाली का याद आना चाहिए कि ये बेड़च पे था। हाँ, अब देखो ये एक बात बतानी भूल गई, ये ज्योग्राफी का था कि आहड़ जो नदी है ना, इसको बेड़च भी बोलते हैं। जब अपन बेड़च नदी पढ़ेंगे तो ये समझ आएगा कि बेड़च नदी उदय सागर झील के बाद में आयड बन जाती है, समझ रहे हो। तो बनास और बेड़च, बनास की सहायक बेड़च है, इसलिए आपको बेड़च या भी नाम याद रखना है यहाँ पे। जब अपन बाकी ज्योग्राफी पढ़ेंगे राजस्थान की तो उसमें आ जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट आहड़ और आयड वाला अच्छे से समझ आ जाएगा। गिलोन सभ्यता बनास नदी के तट पर 2 टिल्लों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। भाई जो गिल आहड़ सभ्यता थी वो तो एक ही टिल्ले पे थी, लेकिन ये 2 टिल्लों पे बनी हुई है। इससे इसको एक टिल्लेनुमा संस्कृति होने के कारण इसको आहड़ से जोड़ के देखा गया, ठीक है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन करवाया गया। अब इसका उसी टाइम तो है ना। अब देखो जो शुरुआत में तो कोई भी चीज का डेवलपमेंट कम होता है, फिर जब धीरे धीरे उत्खनन बढ़ने लगा पुरातत्व विभाग का, तो सेम टाइम ही खोज और सेम टाइम में उत्खनन। अब 1957-58 में, 57-58 में इसका उत्खनन ही हो गया सीधा। तो आप भी उत्खनन ही देख लो कि भाई इसका उत्खनन कब हुआ। ये क्या क्या बीबी लाल, बीबी लाल ने पहले भी किसका उत्खनन किया था, पहले कालीबंगा का उत्खनन किया था। कालीबंगा का उत्खनन कब किया था, कालीबंगा का जब खोज हुई उससे थोड़े टाइम बाद किया था। 1952 में कालीबंगा की खोद हो गई थी और 1961-62 में किया था। यानी कि उत्खनन तो गिलुंड का, उत्खनन तो क्या है कि गिलुंड का कालीबंगा से पहले ही हो गया था भाई, पूरी परिप्रेक्ष्य में तो सामने पहले आ गई थी। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर वीएस सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगी पोर्सल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। मतलब इसका दूसरी बार भी उत्खनन हुआ। तो पहली बार जो उत्खनन है उसको ध्यान में रखना, दूसरी बार वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बाकी रेंडमली पढ़ लेना है कि वीएस ने कभी कभी क्या है कि जो सुमेलित करने वाले पर्सन होते हैं ना उनमें दे देते हैं कि वीएस सिंधे का संबंध किस सभ्यता से है, तो फिर आपको अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये नया नाम कहा गया। उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया। ताम्र युगीन सभ्यता ऑटोमेटिक की ऊपर वाली अगर ताम्र युगीन सभ्यता तो है तो राजसमंद और उदयपुर तो पास पास ही है, तो दोनों सभ्यता एक से होना लाजमी है। अब गिलोंड में 5 प्रकार की मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं। जब 5 प्रकार आते हैं तो आपको हनुमानगढ़ सभ्यता में चला जाना है। देखिए वहां तो 5 प्रकार के स्तर ही मिले थे, यहाँ पे 5 प्रकार के मिट्टी के साक्ष्य बर्तन मिले, सादे मिले, काले मिले, पॉलिशदार मिले, भूरे मिले, लाल काले मिले, ठीक है। लाल काले तो आड़ में भी मिले थे, क्योंकि इसीलिए रेड ब्लैक सब इसको वो बोलते हैं। बाकी सद्देर काले, पॉलिशदार और भूरे ये यहाँ पे नए मिले। काले चित्रित मर्तमान, उत्खनन से मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले। आड़ में पकी हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है।
पकी हुई ईंटों का मतलब आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं है, जबकि गिलुंड में इसका प्रयोग प्रचुरता में हुआ था, इनका प्रयोग प्रचुर उपयोग होता था। भाई आड़ और गिलुंड में मुख्य जो अंतर है ना, वो यही है कि आड़ में तो धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। आड़ में जो आड़ है ना, वहां में तो धूप में पकी ईंटों का प्रयोग, धूप में पकी। और गिल्लुंड में जो था ना, वो था आग में पकी। ठीक है, आई समझ। अब अगली सभ्यता है अपनी बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता है वो है भीलवाड़ा की। नदी या कोठारी, ये सारी चीजें आपको आराम से तसल्ली से याद करनी है। और इसने निर्देशन में सीधा ही उत्खनन हो रहा है अभी। खोज तो सिर्फ आहड़ और हनुमानगढ़ की हुई थी, इसके बाद में तो सीधा खोज और सीधा ही उत्खनन। तो अपने को उत्खनन ज्यादा वो देखना, तो उत्खनन ही याद रखो सीधा आप। वी एन मिश्र नहीं किया था, एक ही था क्या उत्खनन करता। तो ये था टाइम, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। 67 से 70 एक अमूमन वो देखने के लिए कि ये है ना, गिलुंड से तो बहुत बाद में और हनुमानगढ़ से भी बाद में। हनुमानगढ़ 62-63 में था, तो हनुमानगढ़ वाली से भी बाद में हुआ था इसका उत्खनन के दौरान। प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक समझ आया कि ये हनुमानगढ़ के समकालीन है। प्राग ऐतिहासिक से पाषाणकालीन भी बोल सकते हैं इसको, पाषाणकालीन और पूरा पाषाणकालीन। आपको याद हो तो बागुर सभ्यता का जिक्र अपन जब पूरा पाषाणकालीन सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें आया था बाकायदा। अभी आप देखो, ये तो उत्तर पाषाण हो गया। अभी मैं आपको एक बार पूरा पाषाण में ले चलता हूँ। ये देखो पूरा पाषाण था ना, वी एन मिश्र, वी एन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, जो वही है वीरेंद्र नाथ मिश्र जिसने बागोर वाली सभ्यता का उत्खनन किया है। ठीक है, अब इसमें आपको पता चलेगा कि वो कौन से में है बागोर, और वो कहाँ पे मिलेगी आपको। ये देखो इसमें ढूंढो बागोर, ये देखो ये रही। जो उत्तर पाषाण काल है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर और बागोर, ये दोनों देखो, ये पाषाणकालीन यहाँ पर ने मेंशन भी किया था बाकायदा कि ये दोनों जो सभ्यताएं हैं ये इसी की मतलब पाषाणकालीन है। ठीक है, ये हो गई। प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व माने जाते हैं। 4 से 5 हजार में 6 हजार ईसा पूर्व है, तो इसके माने गए कालीबंगा वाले। तो कालीबंगा वाले से तो नए हैं, 4 से 5 हजार है तो। और आहड़ से इनसे पुराने हैं, तो ये दोनों पाषाण की हैं पूरी की पूरी। कहने का मतलब 4 हजार तक, 4 से 6 हजार वर्षा पूर्व तक पाषाण ही है। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के अकटक होने के वो प्रमाणित करते हैं। भाई लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, तो पाषाण कालीन में और तो कुछ काम तो था ही नहीं। बागोर से तांबे के उपकरण भी प्राप्त हैं। बागोर अकेली पाषाण कालीन ही नहीं है, इससे तांबे ताम्र कालीन भी है। जिसे देखो छेद वाली सुई, मतलब यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागोर से। अभी तक ऐसा कहीं कोई सी भी सभ्यता में नहीं हुआ। बागोर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण काल उपकरण का प्रमुख केंद्र है। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल अभी अपन ऊपर देख के आए थे। मध्य पाषाण काल में इसको मेंशन नहीं कर रखा, शायद फिर से पढ़ते हैं एक बार मध्य पाषाण काल को। ये देखिए, मानव सभ्यता की विकास की दूसरी कड़ी में मध्य पाषाण कालीन दे रखा है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और इसकी सहायक चित्तौड़ और बेरच नदी घाटी के मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। इस काल में छोटे उपकरण, यहाँ से जैसपरेट, ये आपको अपने मैंने कटवा दिया था। पत्थर से बने उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया है। ये अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन इसको एग्जाम्पल रूप में बागोर का जिक्र कहीं किया नहीं गया है। इसको बागोर का यहाँ पे भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ की तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त विषय, ये उत्तर पाषाण काल में इसका एग्जाम्पल दिया गया है। लेकिन सही मायने में ये मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो जाती है। मध्य में भी क्या बोलो, क्योंकि अगर अपन पूरा पाषाण काल बोलेंगे जब, तो ये टाइम जो है ना, ये 6 हजार ईस्वी उसमें चला जाएगा, जो कि हनुमानगढ़ वाली का है। ठीक है, अब गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में देखो, ये सभ्यता ताम्रकाल
ताम्रयुगीन सभ्यताओं की तो है जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, ठीक है ना। गणेश सभ्यता नीम का दाना सीखकर है, कांतली नदी है, कांतली नदी। जब ये पता चलेगा अपन अपवाद यंत्र पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी नदी किस प्रवाह तंत्र की है। भाई जैसे ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की है, जो ऊपर पढ़ी है अपन ने, कोठारी, बनास, बेड़च, वो है इधर वाली चंबल प्रवाह वाली हो गई। इसके बाद में चंबल एटलीस्ट फिर बंगाल की खाड़ी के ऊपर वहां की हो जाएगी। इसके अलावा जैसे वो और ऊपर अपन चलेंगे भाई, घग्गर है वो सब, तो घग्गर भी अपने आप में आंतरिक प्रवाह की है। लूनी वो है वो अरब सागर प्रवाह की हो जाती हैं। कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्व है। रतन चंद्र अग्रवाल, अब आर सी अग्रवाल इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता मान सकते हैं, तो वो हो गए। 2800 ईसा पूर्व इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं, जो ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। तो ताम्र युगीन प्राचीनतम सिद्ध करती है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी होगी। तो यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण कितने, 99% तांबा। भाई वहां से भी शुद्धता का मापन यहाँ जाता है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हैं उन्हें कर्पण वस्य के मृत पत्र कहते हैं। कर्पणस्वती, अब मृत पत्र है ना, ये नया नाम है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लें। कर्पस कर्प्स वर्णी मृतपत्र किस सभ्यता के अवशेष हैं। तो कर्पसवती वर्णी मृतपत्र जो हैं वो गणेश्वर सभ्यता के। ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ये मैंने बताया था ना आपको, ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा भी जाता था। मैंने ये बात भी आपको आड़ पढ़ाई तब मेंशन करवाती थी कि ये जननी क्यों है, क्योंकि ये सप्लाई करती थी। और वो ताम्र युगीन ताम्रवती नगरी क्यों है, क्योंकि वहां पे कंजप्शन बहुत ज्यादा था, उपयोगिता बहुत ज्यादा थी तांबे की। अभी देखते हैं ये जो अन्य सभ्यताएं हैं, ये देखते हैं इस क्लास में हो पाती हैं या अगली में करते हैं। ये देखिए अपने को अगली क्लास में जाना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि अदरवाइज क्लास लंबी हो जाती है। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो कोई अन्य छोटी मोटी महत्वपूर्ण सभ्यताएं बच गई वो। अभी तक का ये पूरा समझ आ गया होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। ये जो 4-5 सभ्यताएं पढ़ी हैं, इनको आप फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करना, अदरवाइज ये लेंदी बनेगा आपके लिए, फिर आप वही नॉन इंटरेस्टेड वाला वो हो जाएगा। धन्यवाद।